The video you just saw is the video from the civil war crisis of Syria. This civil war started in 2011 and it lasted for the year 2016 or 17. However, this crisis, this civil war crisis of Syria has a very interesting story and lots of lesson to learn. The crisis started from Tunisia. तो ट्यूनीशिया में डेमोक्रेसी की डिमांड को लेकर के एक छोटा सा रेवोल्यूशन शुरू हुआ 2010 दिसंबर मंथ में. ये रेवोल्यूशन आगे जाकर के अरब स्प्रिंग का रूप ले लेता है. अरब स्प्रिंग क्या है? तो अरब वर्ल्ड में जहाँ भी अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे डेमोक्रेसी को लेकर के एक मैसिव मूवमेंट हुआ. इसी मूवमेंट को हम लोग अरब स्प्रिंग बोलते हैं, जो 2010 में ट्यूनीशिया से शुरू हुआ. ट्यूनीशिया में इस मूवमेंट के चलते वहाँ के जो रूलर थे ज़ैनुल आबदीन, उनको रिज़ाइन करना पड़ा. सिमिलरली इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे होस्नी मुबारक, उनको भी रिज़ाइन करना पड़ा. सो द वेस्ट थॉट दैट द नेक्स्ट लॉजिकल थिंग टू डू इज़ रेजिग्नेशन ऑफ असद इन सीरिया. तो असद कौन है? तो एक मोनार्की है, एक राज परिवार है जो सीरिया को रूल करता है, वो है असद फैमिली. अब सीरिया का जो जियो पॉलिटिक्स है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो सीरिया इज़ अ कंट्री विच इज़ सुन्नी मेजॉरिटी नेशन. 75% पॉपुलेशन वहाँ सुन्नी है, बट इट इज़ रूल्ड बाई अ फैमिली ऑफ असद्स. नाउ दिस फैमिली इज़ अलावाइट शिया फैमिली. सीरिया इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजनल अलाई ऑफ ईरान. ईरान जो खुद एक शिया डोमिनेंट नेशन है, उसका एक स्ट्रॉन्ग अलाई है सीरिया. नाउ ईरान यूजेस सीरियन टेरिटरी टू सपोर्ट इट्स नॉन स्टेट एक्टर जिसका नाम है हिजबुल्लाह. अब हिजबुल्लाह की तैनाती है लेबनान में और टर्की के कुछ पार्ट्स में. हेंस इट इज़ अ वेरी लॉजिकल थिंग कि द गवर्नमेंट्स ऑफ टर्की एंड इजराइल, जिसके जो हिजबुल्लाह की वजह से जिसको दिक्कत है, आर नॉट हैप्पी अबाउट दिस फैक्ट. एंड असद गवर्नमेंट और द सीरियन गवर्नमेंट हेल्पिंग हिजबुल्लाह इज़ नॉट अ थिंग विच इज़ लाइक्ड बाई मैनी रीजनल पावर्स. तो किसको किसको ये चीज़ पसंद नहीं है? तो टर्की को पसंद नहीं है असद का पावर में होना, असद फैमिली का पावर में होना, सीरिया का स्टेबल रहना. इजरायलीज़ को पसंद नहीं है, अमेरिकन को पसंद नहीं है. सऊदी अरेबिया, बिकॉज इट इज़ अ रीजनल कंटेस्टेंट फॉर हेजमनी विथ ईरान, तो उसको भी पसंद नहीं है कि ईरान की सुप्रीमेसी स्प्रेड हो. और किसको पसंद नहीं है? जॉर्डन्स. तो जॉर्डेनियंस आर फेसिंग सीवियर वायलेंट अपसर्जेस ड्यू टू सेवरल मिलिशिया ग्रुप्स विच आर ऑफन सप्लाइड वेपन्स बाई सीरियन बॉर्डर. सो ये सारे लोग अलग अलग मिलिशिया ग्रुप्स को फंड करने लगते हैं. तो 2011 में जैसे ही डेमोक्रेसी की डिमांड, जैसे ही एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट शुरू होते हैं सीरिया में, तो सीरियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वी कैन सप्रेस दीज प्रोटेस्ट्स. और सीरियन गवर्नमेंट बहुत वायलेंटली इन प्रोटेस्ट्स को सप्रेस करने के लिए जो है सामने आती है, और बहुत ही ब्रूटल वायलेंस को यूज़ करके ये जो भी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए सीरिया में अरब स्प्रिंग के दौरान, उसको असद रजीम ने सप्रेस करने की कोशिश की. नाउ दिस ब्रूटैलिटी कंडक्टेड बाय सीरियन रजीम ओपनड द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सेवरल नेशंस विच वर नॉट हैप्पी विथ असद रजीम. जैसे टर्की. सो टर्की फंडेड अ फ्री सीरियन आर्मी. एक मिलिशिया तैयार की टर्की ने, जिस मिलिशिया का नाम था फ्री सीरियन आर्मी. ऐसे ही सऊदी अरेबिया की जो पॉपुलेशन गवर्नमेंट थी, सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने सीरियन टेरिटरी में जितने भी सलाफी जिहादिस्ट थे उन सबको फंड करना शुरू किया. इसी तरीके से ऑन द सिमिलर लाइंस कतर ऑल्सो फंडेड ऑल द पीपल हु वर इन सपोर्ट ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड. तो एक बहुत फेमस सिप्री की रिपोर्ट आई है, स्वीडन की एक ऑर्गेनाइजेशन है सिप्री ने एक बहुत फेमस रिपोर्ट 2012-13 में जारी की, जिसमें स्वीडन ने बताया कि हाउ कतर प्रोक्योर्ड आर्म्स फ्रॉम लीबिया एंड ईस्टर्न यूरोप एंड गेव द आर्म्स to the insurgents based in Turkey. Now Turkey, through its intelligence agencies, distributed these arms in all the major extremist groups who were fighting against the Assad regime in Syria. So now, when different nations started to fund different insurgent groups in Syria against the government had to fall on the back foot. गवर्नमेंट ने वो सारे एरियाज़ जहाँ इंसर्जेंट्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया और गवर्नमेंट की फोर्सेस धीरे धीरे हारने लगी, उन एरियाज़ को छोड़ दिया. एंड ग्रेजुअली गवर्नमेंट कन्फाइंड इटसेल्फ टू डमेस्कस, जो सीरिया की टेरिटरी थी, एंड द रीजन विच आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू मेडिटेरेनियन सी,
जो अलावाइट शिया मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, जो खुद एक अलावाइट शिया कम्युनिटी के मेंबर हैं, उन्होंने और उनकी पार्टी ने यही डिसीजन लिया कि इन एरियाज़ को हम प्रोटेक्ट करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बाकी एरियाज जहाँ हम ऑलरेडी हार रहे हैं. Now, this chaos which erupted in Syria and rise of many insurgent groups which were fighting with the government, a civil war which erupted, it provided a fertile ground for different terror organizations to establish their base in Syria. इसी का फ़ायदा लेते हुए अलकायदा ने अपना एक यूनिट सीरिया में बनाया. उस यूनिट का नाम है जबात अल नुसरा. इस जबात अल नुसरा का एक ही मैंडेट था, एक ही काम था कि अलकायदा की आइडियोलॉजी को सीरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपगेट करना और अलकायदा स्टाइल ऑफ टेरर अटैक्स. तो क्या है अलकायदा स्टाइल ऑफ टेरर अटैक्स? टारगेटिंग द सिविलियन पॉपुलेशन सो दैट गवर्नमेंट कम्स अंडर एक्सट्रीम प्रेशर. तो अलकायदा काइंड ऑफ टेरर अटैक्स कंडक्ट करना. इस बात के लिए जबात अल नुसरा ने अपनी कार्रवाई शुरू की और जबात अल नुसरा के एक लीडर थे मोहम्मद अल जौलानी. नाउ दिस मोहम्मद अल जौलानी was in jail with Abu Bakr al-Baghdadi in Camp Buka. So Abu Bakr al-Baghdadi और मोहम्मद al-Jawlani, they both were good friends. When Abu Bakr al-Baghdadi formed Islamic State of Iraq, then he called Mr. Jawlani and he said that now it is time that we expand our empire and we take the areas which are not controlled by government in Syria under our control. So Jawlani को एक नया टास्क दिया अलकायदा ने. वो ये टास्क था कि जितने भी छोटे छोटे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो वो एरियाज़ कंट्रोल कर रहे हैं सीरिया में, जिन एरियाज़ में गवर्नमेंट नहीं है, हमें उन सारे छोटे छोटे इंसर्जेंट ग्रुप्स को सप्रेस करना है और उन सारे एरियाज़ को जहाँ गवर्नमेंट नहीं है उसको जबात अल नुसरा के अंडर लेना है. जबात अल नुसरा ने 2012-13 में ये काम शुरू कर दिया. स्लोली एंड ग्रेजुअली जमात अल नुसरा की सक्सेस बहुत बड़ी हो गई. ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ सीरियन टेरिटरी जो इराक से लग के एरिया था वो जबात अल नुसरा ने कैप्चर किया. इसके साथ ही जबात अल नुसरा का और अल जौलानी का जो स्टेचर है ना अलकायदा में वो काफ़ी ऊपर हो गया. नाउ दिस राइजिंग स्टेचर ऑफ अल जौलानी बिकेम हेडेक फॉर अबू बकर अल बगदादी. हेंस अबू बकर अल बगदादी इन 2013 इन हिज ओन डिस्क्रिप्शन, खुद से बिना किसी से कंसल्ट किए उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जबात अल नुसरा इज़ अ विंग, इज़ अ फैक्शन, इज़ अ पार्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक. एंड हेंस I decide that from now onwards Jabhat al-Nusra will be merged in Islamic State of Iraq and the territories which they have captured in the Syria are also the territories of Islamic State of Iraq. And from now Islamic State of Iraq will be known as Islamic State of Iraq and Al-Shams. Now Al-Shams is an old name of Greater Syria. यहाँ से Islamic State of Iraq और सीरिया का डिक्लेरेशन उन्होंने ऑफिशियल कर दिया. जैसे ही ये डिक्लेरेशन हुआ अलकायदा की टॉप लीडरशिप ने इस पूरे डिक्लेरेशन को डिनाई कर दिया. यहाँ से हम देखते हैं कि अलकायदा और ISIS के बीच या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक या बगदादी की लीडरशिप के बीच एक रिफ्ट पैदा हो जाता है, एक टसल शुरू हो जाता है. सो अलकायदा के जो लीडर थे जवाहिरी ने दोनों को बुलाया, दोनों को यानी अबू बकर अल बगदादी को और अल जौलानी को. एंड ही सेड दैट जबात अल नुसरा विल कैरी आउट इट्स वर्क इन सीरिया एंड इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक विल कैरी आउट इट्स वर्क इन इराक एंड बोथ विल नेवर इंटरफेयर इन ईच अदर्स टेरिटरी. ये डिसीजन हो गया 2013 में. But Baghdadi had made up his mind. He had tasted victory in Iraq. Now he wanted all the pie which was available in Syria. Baghdadi comes to Syria. He meets his fighters which were deployed in Syria and he tells them that now we are not going to follow the orders of Al-Qaeda. And this is our formal rebellion from the leadership of Al-Qaeda. And our only task is to eliminate Jabhat al-Nusra and capture all the territories of Syria and make one and only Islamic state which is Islamic State of Iraq and Syria. इस पूरे स्टोरी के साथ इस्लामिक स्टेट के फाइटर्स ने जबात अल नुसरा के फाइटर्स को टारगेट करना शुरू किया. जबात अल नुसरा जो सीरिया के एक शहर रक्का में बेस्ड था उसको अटैक किया और 2014 में उन्होंने रक्का को कैप्चर कर लिया. When they captured रक्का, जबात अल नुसरा को उस जगह से भागना पड़ा. They had to fled the place और उनकी लीडरशिप भी थोड़े टाइम के लिए एग्जाइल में चली गई, अंडरग्राउंड हो गई. यहाँ से जैसे ही ISIS के फाइटर्स ने रक्का को कैप्चर किया, रक्का को उन्होंने अपना कैपिटल डिक्लेयर किया, अपना हेडक्वार्टर बनाया और रक्का में ही मॉस्क से अबू बकर अल बगदादी ने पहली बार डिक्लेयर किया कि दिस इज एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट
that a caliphate, a Muslim empire has been established which is ruled by a caliph, and that caliph is none other than me, that is Abu Bakr al-Baghdadi, and all the Muslims of this world are bound to pledge their allegiance towards the caliph, and the caliph is Abu Bakr al-Baghdadi. यहाँ से एक फॉर्मल स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट हो गया, एक राज्य की स्थापना हो गई, एक टेरिटरी आ गई उनके पास, एक पॉपुलेशन आ गया, एक गवर्नमेंट उन लोगों ने स्टैब्लिश कर दिया, और उस पूरे टेरिटरी पे उस गवर्नमेंट की सोवरेनिटी उन्होंने स्टैब्लिश कर दी. बट नाउ व्हेन दे स्टैब्लिश्ड एन एम्पायर, नाउ दे वर नो मोर इंसर्जेंट ग्रुप. अब ISIS और बाकी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस में अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर ये है कि बाकी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस छुप के काम करते हैं. वो लोग एग्जाइल में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, फॉरेस्ट्स में रहते हैं, या तो स्लीपर सेल के फॉर्मेट में रहते हैं, और दे कम टू द पब्लिक डोमेन, वो अटैक करते हैं और वो वापस एग्जाइल में चले जाते हैं. हेंस इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन एंड एंड इट. बट दिस वाज द ब्लंडर which ISIS did, that is they formed a caliphate, they formed a physical state, a physical empire. This physical state, physical empire was none other than their own official address. So where could you find a Islamic State fighter? You can find Islamic State fighter in the very own territories of Islamic State of Iraq and Syria. अब सीरियन गवर्नमेंट जब अपने सिविल एरियाज को छोड़ करके, जब अपने इराक से लगे हुए एरियाज को छोड़ करके डमास्कस की तरफ शिफ्ट हो गई, तो जिन एरियाज को गवर्नमेंट छोड़ती गई उन एरियाज को वहां के लोकल इंसर्जेंट ग्रुप्स कैप्चर करते गए. इनमें एक ऐसा ही इंसर्जेंट ग्रुप था कुर्द्स का. तो कुर्द्स जो नॉर्थ ईस्ट सीरिया और टर्की के रीजन में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट सीरिया की पूरी कमान कुर्द्स ने अपने हाथ में ले ली. नाउ कुर्द्स हैव अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ करेज एंड वैलर. दीज कुर्द्स which were living in northeast Syria became the reason or the weapon which led to end of ISIS in upcoming 2 years, that is from 2015 to 2016. It was a year when ISIS faced the decline, and in 2016 they were forced to go into exile, and people say that after 2016 the ISIS has come to an end. But is it an end to ISIS? That we'll come to know in our next video. Thank you so much.